चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर की क्लास में भाई। और 7 बज चुके हैं और आज है 18 जून और आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के हो सकते हैं उन सब को निपटाने वाले हैं। और स्पेशली हम उन क्वेश्चंस को फोकस करने वाले हैं जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में आपको सहायता करने वाले हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बिना समय गवाए आप आएंगे फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले पॉइंट की तरफ। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बन गया है? भारत का पहला मंदिर कौन बन गया है? तो भाई इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए ध्यान रखेंगे श्री जगन्नाथ टेम्पल, उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है? पुरी, उड़ीसा में है जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बनवाया गया था अनंत वर्मन चौड़गंगदेव, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। इनके द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो 1250 एडी के आसपास इनके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और इसी मंदिर को 1360 में जाकर के तुगलक वंश के एक रूलर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लूटा था और इसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी किया था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है? यहां पर कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों को ट्रेडमार्क हासिल हुआ है। पहला मंदिर है जिसको ट्रेडमार्क हासिल हुआ है। ध्यान दीजिएगा क्या टर्म है वो जो इनको ट्रेडमार्क हासिल हुआ है। ठीक है जी, अब ये जो पतित पावन है, पतित पावन भगवान जगन्नाथ का वह पूजनीय स्थल है और सिंह द्वार है जहां पर इनकी एक प्रारंभिक प्रतिमा लगी हुई है। प्रारंभिक प्रतिमा इन द सेंस कि जो एंट्रेंस पर लगी हुई है उसको पतित पावन शब्द इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए ट्रेडमार्क हासिल किया गया है। अब इस शब्द को कोई और कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है जी। दूसरा जो आनंद बाजार है, आनंद बाजार को भी ट्रेडमार्क हासिल हुआ है और ये वो जगह है मंदिर परिसर के भीतर जहां पर महाप्रसाद वितरित किया जाता है। जहां पर जो प्रसाद है वो आपका यहां पर भोग वाला प्रसाद वितरित होता है। तो आनंद बाजार और पतित पावन दोनों जगहों को ट्रेडमार्क हासिल हो गया है, जो कि जुड़ी हुई हैं किससे? जगन्नाथ टेम्पल से। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। और ध्यान रखें, भारत में पहली बार किसी मंदिर ने अपने धार्मिक ब्रांड और अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए यह ट्रेडमार्क हासिल किया है। पहला मंदिर है हमारा जगन्नाथ टेम्पल। बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? कोई दिक्कत नहीं? तो आइए बढ़िए नेक्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा और एयरबस ने पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण किया है? कहां पर किया है? तो भाई ये परीक्षण किया गया है कहां पर? गुजरात में, बड़ौदरा गुजरात में ये परीक्षण किया गया है। बड़ौदरा गुजरात में ये परीक्षण किया गया है। ध्यान देना, जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है और साथ में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, इन दोनों ने मिलकर के C295 विमान का निर्माण भारत में करने का जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाया हुआ है। और 2021 में ये करार हुआ था कि 56 C295 विमान खरीदे जाएंगे। इसके लिए समझौता हुआ था जिसमें कि 16 विमान स्पेस से फ्लाई अवे कंडीशन में, मतलब रेडी टू मूव कंडीशन में आएंगे और 40 विमान भारत में तैयार करने का प्लान था। ठीक है, जिसको कौन तैयार करने वाला था? टाटा और एयरबस। ध्यान दीजिएगा, और इसका पहला टेस्टिंग सफल हुआ है। ध्यान दीजिएगा,
टाटा और एयरबस ने अपने पहले मेड इन इंडिया C295 की पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण गुजरात के बड़ौदा स्थित फाइनल असेंबली लाइन से सफलतापूर्वक कर लिया है। यह भारत के रक्षा विनिर्माण निजी क्षेत्र के इतिहास में पहली बार है जब किसी स्वदेशी असेंबली लाइन में सैन्य विमान का निर्माण और उसका परीक्षण हुआ है। ठीक है, तो कोई यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहां पर ये सफल परीक्षण हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात के बड़ौदा में। ठीक है, C295 जो विमान है उसको कौन तैयार कर रहा है? तो TASL, जिसको हम टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के नाम से उसको जानते हैं। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर के C295 तैयार कर रही हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अभी हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का उद्घाटन हुआ है? कौन से संस्करण का उद्घाटन हुआ है? किसी को अगर मालूम है तो बताएं एक बार कि कौन से संस्करण का उद्घाटन किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 19वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 19वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ा सा इधर नजर लगाइए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF के 19वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है और 15 जून से 21 जून 2026 तक मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित किया जाएगा। MIFF मतलब मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और इसको जो आयोजित किया जाता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट बाय नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो NFDC और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त पहल से जो है इसका आयोजन किया जाता है। किस लिए आयोजन किया जाता है भाई? तो आयोजन किया जाता है डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिक्शन जो लघु कथाएं होती हैं, एनिमेशन फिल्मों के लिए दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महोत्सव है। दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महोत्सव है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? 19वां संस्करण है 2026 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में ब्रेकफास्ट और मिल्क योजना शुरू की गई है? ब्रेकफास्ट योजना जो है शुरू की गई है। कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, ये शुरू हुआ है तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी सरकार के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। अभी स्कूल छुट्टियों से जैसे स्कूल खुलने वाले हैं, खुल गए होंगे, 15 जून से खुलने थे, तो स्कूल खुलने के साथ ही इस योजना को शुरू करना था। ब्रेकफास्ट में हेल्दी ब्रेकफास्ट रहे और साथ ही साथ उन बच्चों को दूध की भी व्यवस्था इस प्रोग्राम के तहत मुहैया करानी थी, जिससे कि बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो। ठीक है, ध्यान दे लो थोड़ा सा। यह योजना प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के छात्रों को ये जो है कवर करेगी। सप्ताह में 6 दिन पौष्टिक नाश्ता, जिसमें कि इडली, डोसा, उपमा, पूरी, इस सब के साथ सप्ताह में 3 दिन दूध और 3 दिन पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बच्चों में कुपोषण ना हो, कुपोषण को रोकना, स्कूल में उपस्थिति को बढ़ाना। यार ये तो बड़ी घटिया बात है।
उपस्थिति बढ़ाने के लिए आपको ब्रेकफास्ट योजना लानी पड़ रही है। अरे उपस्थिति बढ़ाना है तो अच्छे टीचर्स बढ़ाइए, फैसिलिटी बढ़ाइए। ब्रेकफास्ट योजना आप जो बच्चे को उपस्थिति बढ़ाने के लिए, ये इसलिए मैं दिखाता हूं, मैं ये जो स्लाइड दिखाता हूं कि ये सरकार की जो रिपोर्ट्स आती हैं या सरकार का जो भी न्यूज़ कवरेज सरकारी संस्थानों के द्वारा, सरकारी न्यूज़ चैनलों के द्वारा किया जाता है, उसके ही माध्यम से ये रिपोर्ट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये आप तक आते हैं। मैं अपने आप पास से कुछ भी नहीं लिखता हूं भाई। विद्यार्थियों में शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना। हाँ, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा ही जब पोषण प्रॉपर मिलेगा, तो शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा। कुपोषण के शिकार अगर बच्चा होगा तो परफॉर्मेंस कैसे आ सकती है। तो ये तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये जो लिखा है उपस्थिति बढ़ाना, ये थोड़ा हजम नहीं होता है। खैर कोई दिक्कत नहीं। कौन है यहाँ पर सीएम अभी तेलंगाना में? तो सीएम रेवंत रेड्डी, और 15 जून से ये लागू होना था। पहले चरण में लगभग 1300, पहले चरण में, प्रथम चरण में लगभग 1300 संस्थानों को शामिल किया गया है। 1300 लगभग संस्थान जो है शामिल किए गए हैं। कितने में? पहले चरण में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आइए। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? तो भाई सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है स्लोवाकिया के द्वारा। अभी मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की यात्रा पर है, और जब से स्लोवाकिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की यात्रा पर हो ऑफिशियली। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्लोवाकिया की यात्रा पर ऑफिशियली गए हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति ने, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के राष्ट्रपति ने मोदी जी को सम्मान दिया है। कौन सा? द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये सर्वोच्च सम्मान है स्लोवाकिया का, ये दिया गया है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, कौन है? पीटर पिलेग्रिमी। पीटर पिलेग्रिमी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा ये सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और यह प्रतिष्ठित सम्मान स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है, जैसा कि मैंने बताया। और हाँ, एक और खास बात, मोदी जी को किसी भी विदेशी देश के द्वारा मिलने वाला, मोदी जी को किसी भी विदेशी देश के द्वारा मिलने वाला ये 33वां, मोदी जी को 33वां सर्वोच्च सम्मान है। ये 33वां सर्वोच्च सम्मान मिला है। अब तक कुल कितने सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं मोदी जी को? 33 मिल चुके हैं। ठीक है, और जो कि किसी भी प्रधानमंत्री को मिलने वाले सर्वोच्च सम्मानों में सर्वाधिक है। ये भी रिकॉर्ड मोदी जी के नाम है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है? फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया है भाई? तो कहां पर किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है कहां पर? मुंबई में। कहां पर आयोजन किया गया है? मुंबई में आयोजन किया गया है। मनसुख मांडविया के निर्देशन में, जो खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, तो उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की अगुवाई में ये फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आगाज हुआ, जो कि जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। हेल्दी एजिंग जिसकी थीम है, उसके पहले के प्रोग्राम हैं ये। ठीक है ना, उसके पहले के प्रोग्राम है जिसको कि मुंबई में आयोजित किया गया है ना। साइकिल रेस से जुड़ा हुआ है साइक्लोथॉन। ठीक है, और 21 जून को जो मनाया जाएगा हमारा अभी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व तैयारियों के हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया है।
लगभग 250 साइकिल चालकों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। कोई दिक्कत नहीं। कहां पर? मुंबई में। कहां पर? तो ये याद रखिएगा, वर्ली तटीय साइकिल ट्रैक पर ये आयोजित किया गया है, वर्ली कोस्टल साइकिल ट्रैक पर। ठीक है जी, ध्यान रहेगा, याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलो तो आओ नेक्स्ट। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है जी? अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पूछा जा रहा है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 17 जून को मनाया जाता है। इससे संबंधित जो जानकारी है पहले तो इधर पढ़िए। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है, लोगों को भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति जागरूक करना और उनके समाधानों का उपाय बताना है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है जी। अब इसकी थीम क्या है? इसकी थीम पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो अभी 17 जून 2026 को ये मनाया जाने वाला है, तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? तो थीम है भाई इसकी रेंजलैंड रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट एंड रीस्टोर। रेस्पेक्ट एंड रीस्टोर, ये इसकी थीम है। मतलब चारागाहों की पहचान, उनका सम्मान और उन्हें पुनर्स्थापित करना। सम्मान और पुनर्स्थापित उनको करना, पुनर्स्थापित करना। अब मुझे कोई ये बता दे कि 2025 का जो ये विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस था 2025 का, उसका थीम क्या था? तो 2025 का जो सूखा रोकथाम दिवस था, उसकी थीम थी रीस्टोर द लैंड एंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। तो 2025 में थीम क्या थी? ये याद कर लेना, 2025 में जो थीम थी वो थी रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल भी है, महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको आप जो है जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्च की LCA 625 और LCA 643 नामक 2 किस्मों को जारी किया गया है? कहां पर जारी किया गया है भाई? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में ये मिर्च की 2 नई किस्मों को जारी किया गया है। 2 नई किस्मों को जारी किया गया है, इधर देख लेना, लाल मिर्चियां हैं ज्यादातर ये, और 2 किस्में आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र और लैम फार्म में इसको जारी किया गया है। किस्मों का नाम जरूर याद रखना, LCA 625 और LCA 643। जो तेजा और व्याडगी जैसी लोकप्रिय मिर्च हैं, उनके बेहतर विकल्प के रूप में इसको विकसित किया गया है। अब क्या खासियत क्या है? तो इसकी पैदावार ज़्यादा होगी, दूसरा तीखापन इनमें ज़्यादा होगा, और रोगों के प्रति सहनशीलता के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तीखापन ज़्यादा होगा, पैदावार जिसकी ज़्यादा होगी, और रोगों के प्रति भी सहनशील होंगे, मतलब इस फसल के अंदर रोग जो है कम लगता है। ठीक है, तो इसलिए किसानों को नुकसान कम होने की संभावना रहेगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो आइए नेक्स्ट,
आपसे पूछा जा रहा है स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण डीआरडीओ ने किस राज्य में किया है? तो भाई ये किया है कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में किया है ना? उड़ीसा में, बिल्कुल ध्यान देंगे। उड़ीसा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। और जो हमारा चांदीपुर का एकीकृत परीक्षण रेंज है उसमें तैनात रडार और ट्रैकिंग जो उपकरण है उनके माध्यम से इसको मॉनिटर और इसको अप्रूव किया गया है। अब इसके पीछे का मकसद है आत्म भारत को जो है मजबूती देना, आत्म भारत को मजबूती देना, और साथ ही साथ लंबी दूरी की सटीक प्रहार क्षमता में बढ़ोतरी। मारक क्षमता बढ़ी है, ठीक है ना, लंबी दूरी की मिसाइलों में अगर जब ये शामिल होगी तो इसमें जो है ये सफल परीक्षण जब हुआ है तो इससे मारक क्षमता बढ़ेगी। और जो स्वदेशी रक्षा तकनीक है उस स्वदेशी रक्षा तकनीक के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भाई भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है, भारत ही ऐसा कर सकता है। और 2025 तक 155, ध्यान दो 2025 नहीं होगा, ये 2025 नहीं होगा। एक बार रिपोर्ट देखते, क्वेश्चन में कुछ गलती है, 2035 है, यही तो 2035 है, क्योंकि सरकार अपनी इतनी जल्दी में काम थोड़ी ना करती है, तो आगे का 10 साल का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। तो 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और 2025-26 में, हालांकि 2025-26 के अंत तक हम जो है 60 गीगावाट के जो है करीब पहुंच जाएंगे। अभी हम 56 गीगावाट लगभग उत्पादन पवन ऊर्जा का कर रहे हैं, और जो बढ़कर के आने वाले समय में 60 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना है 2025-26 में। और 2035 तक हम इसको 155 गीगावाट तक लेकर के जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। आगे और ध्यान दीजिएगा, पवन ऊर्जा क्षेत्र और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा WT मारुत, जिसको कहते हैं विंड टरबाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर, इस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया हुआ है, जो जहां से आपको जानकारी मिलती है किसके बारे में? पवन ऊर्जा के बारे में। जो भी जानकारियां हैं वो आपको यहां से मिलती जाएंगी, WT मारुत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और 2030 तक मेरे भाई, 2030 तक हम 100 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने का अंतरिम लक्ष्य भी तय किया गया है सरकार के द्वारा। तो देखो 2025-26 में तो हम 60 गीगावाट तक पहुंच रहे हैं, 2030 तक इसको बढ़ा करके हम करने वाले हैं 100 गीगावाट, और 2035 तक 155 गीगावाट तक इस पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टाइम के 100 सबसे महत्वपूर्ण 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं? तो भाई स्मृति मंधाना है, वीमेन क्रिकेट टीम से, महिला क्रिकेट टीम से स्मृति मंधाना को टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल किया है। इम्पोर्टेंट खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, और क्रिकेट में जो इनकी उपलब्धियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनको सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 की सूची में टाइम मैगजीन ने रखा है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। और इनके बाद में, इनके अलावा अगर मैं बात करूं, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी इस लिस्ट में टाइम मैगजीन ने जगह दी है, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार रिवाइज मोड पर आप देख लेंगे। इसका नोट्स बढ़िया से बना लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम में मिलती थी, अभी तक रेडियन लर्न स्मार्ट का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी सरकार ने, आपको पता होगा, सरकार ने अभी टेलीग्राम चैनल्स पर रोक लगा दी है। अस्थायी रोक टेलीग्राम चैनलों पर सरकार के द्वारा लगाई गई है। तो जैसे ही टेलीग्राम की सुविधा दोबारा से रीस्टोर होती है, दोबारा से रिज्यूम होती है, तो हमारी जो पीडीएफ है आप तक वहाँ से पहुँचती रहेंगी। तब तक जो है आप अपना हैंड रिटन बना लो, ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा विकल्प, जैसे भी कुछ हम बनाते हैं तो आपको मैं सूचना दूंगा उसके लिए। तो चलिए, मुलाकात होगी कल फिर सुबह 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।